अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपनी क्लास बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है किंगडम मोनेरा। इसका नाम मोनेरा क्यों है? अच्छा, इसका एक दूसरा भी नाम है, वो है प्रोकैरियोटी, यानी किंगडम प्रोकैरियोटी। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों उसको मोनेरा बोलते हैं, और इसके पीछे भी रीज़न है क्यों इसको प्रोकैरियोटी कहते हैं। मैं आ जाता हूँ इसमें। मोनेरा जो है वो मेनेरी से निकला है, और मेनेरी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का, ऑब्वियसली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये इंग्लिश लेटर्स हैं, वो अलग से लेटर्स होंगे, और उसका मतलब है सॉलिटेरी, अकेले रहने वाले। अब ये बात ठीक वैसे है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट अक्सर बैक्टीरिया जो है वो हम देखते हैं कि वो सॉलिटेरी नहीं है, वो कॉलोनियल है, ठीक है। लेकिन इसका नाम जब पढ़ा था तो अभी तक ये पढ़ा हुआ है, मोनेरा नाम है इसका, ठीक। दूसरा जो नाम पढ़ा है इसका वो प्रोकैरियोटी है, और ये नाम ज़्यादा मशहूर है बनिस्बत मोनेरी के। प्रोकैरियोटी क्यों कहते हैं इसको? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं उनके पास जो टाइप ऑफ सेल है उसका नाम प्रोकैरियोट है, यानी प्रोकैरियोटा टाइप का एक ऐसा सेल है जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एक ऐसा सेल है जो इस किंगडम के मेंबर्स में पाया जाता है, तो इसीलिए हम उसका नाम अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है सर? दो किस्म के सेल आपने सुने होंगे, एक यूकैरियोटिक सुने होंगे, यूकैरियोटिक सुने होंगे, और दूसरे प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल सुने होंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल, ठीक। इससे वैसे मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर। प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल सिर्फ एक तारुफ दे देता हूँ, डिटेल में मैं इसके डिफरेंसेस बता दूंगा आपको आखिरी क्लासेस के अंदर, जो आखिरी लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, उसमें इसका डिफरेंस बता देंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि इसमें वो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, वो इस पर्टिकुलर टाइप के सेल में नहीं होते, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट। अब अगर आपने चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ा हुआ है हमारा सिंध बोर्ड का, तो आपको पता होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं कौन कौन से। मैं दो चार मुख्य बता देता हूँ। उनमें से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड है। प्लास्टिड्स ये मेम्ब्रेन बाउंड है प्लांट के केस के अंदर। अच्छा, कुछ लोग इसको इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन ना होने की वजह से भी इसको ऐसा कहते हैं, अनट्रू प्रोकैरियोटिक कहते हैं, अनट्रू इस तरह कह देते हैं, अनट्रू। और अर्ली, प्रो का मतलब अर्ली, अनट्रू न्यूक्लियस या अर्ली न्यूक्लियस, ठीक। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, और इस तरह का सेल जो है वो पाया जाता है किंगडम मोनेरा के अंदर। आई होप मैं आपको ये बातें ठीक से समझा पा रहा हूँ, ठीक। हम ज़रा आगे चलते हैं, ज़रा कुछ तारुफ में बेसिक बातें शॉर्ट में लिख देंगे इसको। इस लेक्चर को आपने अगर गौर से सुन लिया है और एक बार दो बार रिपीट कर लिया है, आई टेल यू, आपको फिर दोबारा चैप्टर नंबर 6 पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे, ठीक है बेटा, और आपके ही लेवल के अंदर इसको हम ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, ठीक। कुछ कैरेक्टर्स जो है वो मैं चाहता हूँ कि आपको इससे पहले ही पता हो, कि जब आप इस चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ बातें मालूम होना चाहिए।
सबसे पहली बात कि ये जो सेल्स हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब पहले बनाई जाती है तो वो ज़रा उसमें कुछ कमियां होती हैं, उसमें वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता ना। पुराने ज़माने की कार अगर आपने देखी हो तो 4 व्हील और एक सोफ़ा और स्टीयरिंग और ये चीज़ें उसके अंदर होंगी। पुराने फ़ोन आपको याद आ रहे होंगे, वो बड़े सिंपल से फ़ोन थे हैं। आजकल के फ़ोन सब कुछ, पूरी दुनिया उन फ़ोनों के अंदर है। गाड़ी को देख लें या ये इसको देख लें, जो लेक्चर जो बना रहे हैं हम लोग, ये कितना सादा पेपर पे बना रहे हैं। एक वक्त आएगा कि उसको थोड़ा प्रोफेशनल कर दिया होगा। हम हर चीज़ में जो है ना वो हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं। तो ऑब्वियसली लाइफ भी एवोल्यूशन के बेस के ऊपर बनी हुई है। तो जो अर्ली लाइफ होगी वो ज़रा सिंपल होगी, वो लेस कॉम्प्लेक्स होगी। ऐसा है बेटा। अब आ जाते हैं इसके दूसरी पॉइंट के ऊपर। इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स आपके पास आपको नजर आएंगे वो सारे एक सेल वाले होंगे, यूनिसेल्युलर। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं, इसके पास नॉन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली वो सारे के सारे क्या हैं, वो एब्सेंट हैं, उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक, सेल वॉल इनके अंदर मौजूद होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। आपको याद होगा हमने पिछले जो लेक्चर थे उसमें मैंने किसी लेक्चर में ये बताया था कि सेल वॉल का होना या ना होना ये रॉबर्ट एच विटेकर की क्लासिफिकेशन की एक बुनियाद रही है। तो सेल वॉल इस केस के अंदर मौजूद होती है। आपकी बुक में कहीं आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि सेल वॉल नहीं होती। ऐसा मेरी रिसर्च कहती है कि नहीं है। अक्सर बैक्टीरिया जो है उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। और अगर चलो ऐसा केस है भी कि नहीं होती, लेकिन हमें इस बात को, क्योंकि जनरल फैक्ट है, तो इसमें सेल वॉल, अगर कोई MCQs आ जाता है एंट्री टेस्ट में, तो आपने हमेशा इसको यही देखना है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन दिस। ठीक हो गया। 2 मेंबर्स हैं इसके, 2 मेंबर्स, एक तो खुद बैक्टीरिया है और एक फर्स्ट कज़न है बैक्टीरिया के। फर्स्ट कज़न बैक्टीरिया के भी हैं और फर्स्ट कज़न अल्जी के भी हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, या फिर आप इनको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। तो 2 मेंबर्स हैं। बैक्टीरिया से बड़ी दुनिया है। हाँ, ये एक मेंबर नहीं है, ये लाखों हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है वो और साइनो बैक्टीरिया, ये 2 अलग अलग लोग जो हैं वो इस किंगडम मोनेरा के मेंबर। साइनो बैक्टीरिया क्या है, मैं हल्का सा तारुफ को यहाँ पे देना चाहता हूँ ताकि आप यहीं पे इसको समझ लें, ऐसे ज़हनी तौर पर एक फिगर बना लें, फिर आगे इसको डिटेल में चलाएंगे। साइनो का मतलब होता है बेटा ब्लू, है ना। चैप्टर नंबर 4 में हमने एक टर्म पढ़ा था साइनोसिस, और उसका मतलब है ब्लू बेबीज। तो मतलब साइनो आपने बहुत सारे पिगमेंट्स के भी नाम आपने सुने होंगे, तो फिर आपको यकीनन वहाँ से साइनिन नाम के बहुत सारे पिगमेंट्स आपने शायद सुने सफिक्स के साथ थे। तो उसका मतलब है ब्लू, और ये साइनो बैक्टीरिया का मतलब है इसमें कहीं ना कहीं ब्लू से इसका कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है वो हम उसकी डिटेल में चले जाएंगे। आई होप मेरी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, या स्ट्रक्चर से पहले हम डिस्कवरी को देख लेते हैं बैक्टीरिया की। बेटा 2 बातें लिखनी है हमने इसमें, घुमाई फिराई बहुत है किताब के अंदर, सिर्फ 2 सिंपल बातें आपने समझनी है। ठीक, एक साइंसदान थे, उनका नाम था एंटोनी। इसकी स्पेलिंग ये है NIE, आपकी बुक में इसको Y से लिखा गया है, एंटोनी वैन लीवनहुक। और ये जो है वो एक साइंसदान थे, डच साइंटिस्ट थे, नेदरलैंड के रहने वाले थे, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप थोड़ा बहुत बायोलॉजी की किताब में पढ़ते रहते हैं तो कहीं कहीं आपने यकीनन पढ़ा होगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर, सुना होगा आपने ये नाम, लुईस पास्चर। पॉस्चराइजेशन जो फूड प्रिवेंशन की टेक्निक है, पॉस्चराइजेशन, वो इस साइंसदान ने डिस्कवर की थी। इसको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ये वाली जो माइक्रोबायोलॉजी है ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना,
केमिस्ट्री में अलखीमी जो थे वो जाबिर बिन हयान थे, उसके फादर, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके रॉबर्ट बॉयल हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ये वो ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी के फादर कंसिडर किए जाते हैं। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे सेल उन्होंने डिस्कवर किए थे। मैं शायद अभी आपको थोड़ी देर में मैं तस्वीर भी शेयर कर दूंगा कि वो कौन कौन सी तस्वीर थी जो उन्होंने इशू की थी रॉयल सोसाइटी को, लेटर्स जो लिखे थे। अच्छा, वो किया कब था, ये उन्होंने देखा कब था? वो देखा था उन्होंने 1673 के अंदर, और फिर रॉयल सोसाइटी को ख़त लिखे उन्होंने बहुत सारे। उनमें से एक जो है वो ख़त एक पेपर की सूरत में, बेटा ये जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना साइंसदान, वो उसके जो रिसर्च करते हैं वो फिर पेपर के में, आज भी ऐसा होता है, वो पेपर में शाया करते हैं। तो इन्होंने रिसर्च पेपर जो है उसमें वो शाया किया, किसका काम? एंटोनी वैन लेवनहुक का काम शाया किया। और वो किस आर्टिकल के नीचे काम शाया हुआ? रॉयल सोसाइटी पब्लिश्ड पेपर, ठीक है। और बड़ा अच्छा आर्टिकल का नाम दिया उन्होंने, नाम दिया व्हाट ही सॉ, व्हाट ही सॉ, उन्होंने क्या देखा, ठीक है। और ये कब किया उन्होंने? ये 1677। इसलिए आप अक्सर कंट्रोवर्सी देखते हैं कि एग्जैक्टली बैक्टीरिया कब डिस्कवर हुए थे। 1673 में डिस्कवर हुए थे, पब्लिक के सामने आए 1677 में, क्योंकि रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए थे एंटोनी लेवनहुक के, वो 1670 से। तो सिर्फ दो बातें आपने समझनी है। एक, एंटोनी वैन लेवनहुक ने डिस्कवर किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया को, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। दूसरी बात, रॉयल सोसाइटी ने उनके लेटर्स जो पब्लिश किए थे वो 1607। तो ये छोटी सी बात आ गई किसकी? डिस्कवरी की। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेंज है कि अक्सर हम जो है वो बैक्टीरिया लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो कि प्लूरल के लिए है। असल में ये जो लफ्ज़ है वो बैक्टीरियम होना चाहिए। क्यों? हम सिंगुलर की वायरसेस तो नहीं पढ़ रहे थे, हम वायरस पढ़ रहे थे। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इसमें आप बड़ा हैरत हो गया आपको। जैसे स्टोमेटा है ना, वो हमेशा आप स्टोमेटा की सूरत में देखते हैं। इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लूरल है, असल में माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है। बैक्टीरियम हमें कहना चाहिए अक्सर, लेकिन हम उसको बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें भी हमें कोई 3-4 पॉइंटें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही पॉइंट है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इनसे छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं है। बैक्टीरिया, वायरसेस इनसे छोटे ज़रूर हैं बेटा, लेकिन फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसीलिए सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंसिडर किया जाता है वो बैक्टीरिया को किया जाता है। अच्छा, इसका साइज क्या है? साइज में दो बातें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है ब्रेथ और एक लिखी हुई है लेंथ, ठीक। 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन जो है 1 माइक्रोन, वो बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर्स के बेटा। तो ये उससे छोटे हैं, 2 माइक्रोन तक उसका ब्रेथ है। लेंथ जो है वो उसकी, वो 2 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक पाई जाती है। अच्छा, एक NTS में क्वेश्चन आया था कि द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ऑप्शन लिखे हुए थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साइज है एग्जैक्टली वो साइज किसका है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है, माइटोकॉन्ड्रियन का साइज है। तो उस सवाल के अंदर जो सही ऑप्शन था वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका साइज एग्जैक्टली वही है जो बैक्टीरिया का है। सुनिएगा, यूकैरियोटिक का ऑर्गेनली खुद प्रोकैरियोटिक के साइज के बराबर है। आपको बात समझ में आई? यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा ऑर्गेनली जो है वो पूरे बैक्टीरिया के साइज के बराबर है। ये इसकी साइज की डिटेल है हमारे पास। और अब हम आ जाते हैं कि ये यूनिसेलुलर हैं, ये बात हमारी हो गई थी, यूनिसेलुलर हैं
और कॉलोनी में भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं, है ना। सॉलिटरी एग्जिस्टेंस भी है इनका, यानी अकेले भी रह सकते हैं, और कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं, यानी कॉलोनी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चले जाते हैं हम आगे की तरफ। चलें, अब देखते हैं ज़रा इसके जनरलाइज कैरेक्टर्स, ठीक, और किस किस के कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, जनरलाइज कैरेक्टर्स में चले जाते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। पहले तो मुझे नाम लिख लेना चाहिए थे इसके, ताकि हम उसको, मैं चल लिख भी देता हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लैजिला को, ठीक है, क्या है बाद में बात करते हैं। हम पीलाए को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या है बाद में बात करेंगे। फिर कैप्सूल को डिस्कस करेंगे, सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक, न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को, और इसके डीएनए को देखेंगे, प्लाज्मिड को देखेंगे। सही है, कोई चीज़ रह गई होगी तो वो बाद में करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है, फ्लैजिलम सिंगुलर होगा, प्लूरल जो है वो फ्लैजिला है। और उसके बारे में 4 बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। एक तो ये थिन अपेंडेजेस हैं। थिन का मतलब होता है पतली, अपेंडेजेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आप में जुड़ी हुई हो, अपेंडेज, ठीक है, थिन अपेंडेजेस है। और ये निकलती हैं ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, ये बात तो समझ में आ रही है। ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी क्या चीज़ है बेटा, ये वो प्रोटीन है जिन्हें आपने पहले ही पढ़ा हुआ है साइटोस्केलेटन के अंदर। चैप्टर नंबर 4 आपको याद आ रहा होगा, मौका मिले तो अगर आपके पास बुक हो तो आप ज़रूर देखिए। उसमें साइटोस्केलेटन में आपको 3 किस्म के प्रोटीन बताए गए थे। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें एक आपने पढ़े थे माइक्रोफिलामेंट, है ना। इंटर वाले बच्चों को ये पता होगा, ये वो प्रोटीन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आते हैं, है ना। पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, यानी साइटोप्लाज्म में सबसे बाहरी सतह सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। और उसके बाद हैं इंटरमीडिएट, बीच वाले, ये फर्स्ट ईयर वालों को अच्छे में पता होगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, फिलामेंट। और उसके बाद आखिरी जो है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जो प्रोटीन है वो कौन सा है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। और बेसिकली इनका काम जो है वो क्या है, वो सेल डिवीजन में होता है। आप इसको सेंट्रियोल भी कभी कभी कह जाते हैं ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहाँ पर बेसल बॉडी की सूरत में मौजूद होती है, और इससे निकलती एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिलिन प्रोटीन। वापस आ जाइए इस बात पर कि बेसल बॉडी जो है वो बनी है, बेसल बॉडी से निकलता है फ्लैजिला। बेसल बॉडी खुद किसका बना हुआ है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, जबकि फ्लैजिला जो है वो बना हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। दूसरी पॉइंट हो किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में। ठीक, ये बात भी हो गई कि कंपोज्ड ऑफ, पैदा हुए हैं किससे, कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और करते क्या है, ये हेल्प इन लोकोमोशन। नोट्स बना रहे हैं तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। सिर्फ 4 पॉइंटों के अंदर हमने इस फ्लैजिला को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम जाते हैं किस तरफ, नए उसकी तरफ, और वो है पिलाए का टॉपिक। पिलाए असल में वापस ये प्लूरल है और सिंगुलर इसका पाइलस कहलाता है, राइट, पाइलस कहलाता है। और पाइलस जो है वो क्या है, मैं आ जाता हूँ इसमें।
पहली पॉइंट ये लिख देते हैं कि ये हॉलो और फिलामेंटस अपेंडेज है। फ़र्क अगर आप कभी ना कर सकें, क्योंकि दिखाई मैं ये तस्वीर भी शेयर कर दूंगा कि जो पिलाए हैं वो और फ्लैजिला जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन याद रहे ये हॉलो हैं यानी साइलेंड्रिकल हैं, बीच में से खोखले हैं, जबकि ये फ्लैशी हैं, अंदर से भरे हुए हैं, खोखले नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली बात हुई। ये क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेशन करते हैं, मगर बने किससे हुए हैं, ये पीलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, पीलिन प्रोटीन से। ठीक, और करते क्या है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं मालूम तो कॉन्जुगेशन जो है वो एक किस्म का प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, कहते हैं। यानी बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो तो फिशन के जरिए करते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी और जेनेटिक मटेरियल से मिक्स हो जाता है, और उसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। 3 तरह का होता है, मैं अभी इस वक्त जिससे कंसर्न हूँ वो है कॉन्जुगेशन, और वो क्या है, वो एक डोनर बैक्टीरियम से एक्सेप्टर बैक्टीरिया की तरफ डीएनए का जाना, एक्सेप्टर बैक्टीरियम की तरफ डीएनए का जाना, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। लेकिन याद रहे ऐसा बहुत सूरतों में हो सकता है, हम सिर्फ उस वाले की बात कर रहे हैं जो पिलाए के जरिए हो रहा है, यानी द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू एक्सेप्टर बैक्टीरिया थ्रू पीलाई इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इसीलिए इसका नाम कॉन्जुगेटिंग ब्रिज है, पुल, या फिर इसको कॉन्जुगेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। ये 4 बातें प्लीज इसको याद रखिएगा, बड़ी इजी हम लोग उसको समझ रहे हैं। ठीक है, चले अब हम ज़रा अगले इस पे चले जाते हैं। अब हम आते हैं ज़रा नए टॉपिक की तरफ, और वो हमारे पास है कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव शीथ कहलाते हैं। ठीक, और ये किससे बने हुए हैं, ये पॉलीसैकराइड से बने हुए हैं, सैकराइड से बने हुए हैं, और कुछ इसमें प्रोटीन भी शामिल होता है। ठीक है, कैप्सूल बैक्टीरिया के बिल्कुल बाहर पाए जाते हैं, यानी अगर आप बैक्टीरिया के सेल में दाखिल होना चाहते हैं तो आपको पहले कैप्सूल को क्रॉस करना होगा, फिर आपने सेल वॉल को क्रॉस करना होगा, और फिर आपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस होकर करके अंदर आना होगा। जो भी कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है, कैप्सूल एक कॉमन फीचर नहीं है बेटा, कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता। आपने ये फ्रेडरिक ग्रिफ्स के एक्सपेरिमेंट में ये बात पढ़ी होगी कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो कैप्सूलेटेड है और कुछ कैप्सूलेटेड नहीं है, नॉन कैप्सूलेटेड है। क्या करता है बेटा, ये बैक्टीरिया को सलाहियत देता है कि वो ज़्यादा अच्छे से बीमारी कॉज कर सके, पैथोजेनिसिटी देता है। What is pathogenicity? It is the ability of microorganism, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ability of microorganism, pathogen, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजन नहीं होते हैं, जो भी पैथोजन है टू कॉज डिजीज। अच्छा, अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कि ये उनको बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस जो है वो हमारे WBCs में से कुछ स्पेशल सेल्स हैं, आपने शायद पढ़ा हो न्यूट्रोफिल्स के नाम पे और मोनोसाइट के नाम पे। ये फैगोसाइटोसिस यानी सेलों को खाना जानते हैं।
फैगो का मतलब है इनगल्फ और साइटो का मतलब है सेल, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल खाए जाएं। तो फेगोसाइटिक सेल जो है वो अक्सर बैक्टीरिया को खा जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसके पास कैप्सूल है तो फिर वो फेगोसाइटोसिटी से बच सकता है। और अगर फेगोसाइटोसिस यानी ना खाया जाए तो ऑब्वियसली वो बीमार कर सकेगा। यानी आप यूँ कहें कि ये क्या करता है, कैप्सूल पैथोजेनिसिटी कॉज करता है या फिर फेगोसाइटोसिस से हमें बचाता है। ठीक है, एक और कैप्सूल का भी जिक्र किया गया है, स्लाइम कैप्सूल का। मुझे कभी कभी दुख होता है कि अगर ये पंजाब बोर्ड के जो डिटेल है वो यहाँ पर होती तो मैं आपको कैप्सूल के बारे में, सिस्ट के बारे में, स्पोर्स के बारे में, एंडोस्पोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बता सकता, लेकिन यहाँ पर चूँकि जिक्र नहीं है तो स्लाइम कैप्सूल का मैं सिर्फ बता देता हूँ कि कैप्सूल ही की एक किस्म है स्लाइम कैप्सूल। स्लाइम का मतलब होता है स्लिपरी, और स्लिपरी होगा तो ही वो जो है वो फैगोसाइटोसिस से बच सकेगा। ठीक है, हम आ गए किसमें, कैप्सूल में। ये कुछ बातें मैं शेयर भी कर लूँगा, एक तस्वीर है, हो सकता है मैं आपको उसमें ऐड कर दूँ इसके अंदर। चलें अब आ जाते हैं हम लोग सेल वॉल के ऊपर। बेटा आप ये बात याद रखिएगा कि सेल वॉल जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास होगी वो ऑर्गेनिज्म होगा कि जो पानी में रहना सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर उसके पास सेल वॉल है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के पास, तो फिर वो फॉर श्योर है कि उसमें पानी एंडोस्मोसिस नहीं होगा। और अगर आप एंडोस्मोसिस यानी ज़्यादा पानी अंदर आने को सर्वाइव कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको यकीनन जो है वो, शायद आपने पढ़ा हो एनिमल बिहेवियर एंड प्लांट सेल बिहेवियर अगेंस्ट द वाटर, पानी एनिमल्स की स्किन के अंदर सीप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों होती हैं प्लांट सेल के अंदर भी और बैक्टीरिया के अंदर भी, क्योंकि वो पानी को यानी ऑस्मोसिस को सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो सेल वॉल है वो ज़रा मुख्तलिफ है। ये स्पेशल केमिकल से बनी है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन मैं वो बातें भी लिख देता हूँ जो किताब के अंदर मेंशन है। ठीक है, ये जैसे बनी हुई है, किताब में लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स के, है ना, और शुगर, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, और एक और पॉलीसैकेराइड जिसे हम काइटिन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है वो शायद आपको बुक में नज़र आए इसी तरीके से जैसे मैंने लिखी है, लेकिन मेरी तरफ से ये मैं यूँ कहूँगा कि ये मेडअप है किससे। दोनों बातें आप जहन में रखिए, चीज़ें एक ही हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है सेल वॉल। पेप्टाइडो क्या है बेटा, ये प्रोटीन है। ग्लाइकेन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, किसका, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, ये किताब से ही में आप देखिएगा। शुगर, ठीक है, टीकोइक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन and lipopolysaccharides are also in lipopolysaccharide। शुगर यानी ग्लूकोज के नाम पे ये कह रहा है, शुगर, टिकोइक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन में शामिल हैं सेल वॉल की। और सेल वॉल जो है अगर ये बस्ट हो जाती है तो फिर ये सेल जो है वो पानी से फट जाएगा, यानी एंडोस्मोसिस शुरू हो जाएगी और फिर बच जाएगा। तो ये क्या, इसका फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इसका हुआ प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। हर सेल वॉल का काम यही है कि वो पानी से उस सेल को बचाए। और अगर सेल वॉल ना होती तो पानी से
फट जाता, पानी के अंदर आने से सेल फट सकता था, तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है सेल वॉल। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ये नहीं करता। चलें, तो अब हम इसके अगले हिस्से में आ जाते हैं और वो है सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा। सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा सारे बैक्टीरिया के अंदर या सारे एनिमल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई हैं बेटा। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कॉम्पोजिशन। ठीक, और इसके अंदर पोर्स होते हैं, वो जनरली इस सब में पाए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ उसको, प्रेजेंट सम पोर्स, कुछ पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम करती है। रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और आपको शायद ये पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन करता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन करता है, तो जब वो नहीं होता तो फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन करता है? इसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसकी मेम्ब्रेन ही करती है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं आगे चलकर ही, मीसोसोम की सूरत में, मीसोसोम की सूरत में रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मजीद डिटेल के अंदर। ठीक, मीसोसोम को अब हम आगे के उसमें पढ़ लेते हैं। मीसोसोम्स ये क्या चीज़ें हैं बेटा? ये इनर इन्वेजिनेशन है। इनर इन्वेजिनेशन बेटा, इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ आई हुई सिलवट को इन्वेजिनेशन कहते हैं। जैसे ये सेल है ना, इसकी सेल मेम्ब्रेन अगर अंदर की तरफ यूं करके सिलवट ले ले तो उसे हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। उसको मेसोसोम पुकारे, मेसोसोम पुकारे। ठीक है, इनर इन्वेजिनेशन। और उसके बाद क्या है, ये बहुत सारे कामों में हिस्सा लेती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रेस्पायरेशन का है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन का। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम के बनाने में काम करती है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हिस्सा लेती है। डीएनए की रेप्लिकेशन में मेसोसोम हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब ये कि मेसोसोम का बहुत बड़ा किरदार है किसके अंदर? सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, इसकी तस्वीर हो सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब आ जाते हैं ज़रा हेरिडिटी मैट्रियल की तरफ। हेरिडिटी मैट्रियल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस हेरिडिटी मैट्रियल? हेरिडिटी मैट्रियल। ठीक बेटा, आपने शायद सेलों का पढ़ा हो कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी यूपोलॉइडी जो है वो भी ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक क्रोमोसोम पाया जाए, या फिर 3 क्रोमोसोम पाए जाए, या फिर 4, यानी नॉर्मल नंबर क्रोमोसोम का भी 4 सेट में, 3 सेट में पाया जा सकता है। यह मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से पढ़ाऊँगा जब आप इंटर में आ जाएंगे। मगर फ़िलहाल हमें यही समझना है कि जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो, अब तो आप ये सुनते हैं कि डिप्लॉयड है ना, कि एक ऑर्गेनिज्म में हमेशा एक क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे। लेकिन ये बात इक्वली ट्रू है कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं कि जिनके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता ही एक है, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 होते हैं, या फिर 3 के सेट होते हैं, या फिर 4 के सेट होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जो अभी जिस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं जिनके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम का सेट 2 होते हैं, 2 है ना। हमारे पास हर क्रोमोसोम के एक सेट नहीं, 2 सेट है। जबकि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता ही एक है, एक क्रोमोसोम होता है। सो ओनली 1 chromosome is present.
लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये फिर न्यूक्लियस में नहीं होता। जो न्यूक्लियस बैक्टीरिया का है वो एक सेंट्रली डेंस एरिया है जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। कह लें कि आप ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वो जो डेंस एरिया है वहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम नज़र आता है, 1 क्रोमोसोम नज़र आता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बात हो रही है, प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट, प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट। कंट्रोवर्शियली बहुत सारे लोग जो है वो बैक्टीरिया को डिप्लॉयड भी कहते हैं। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि वो दूसरा क्रोमोसोम प्लाज्मिड को मानते हैं। लेकिन याद रहे बेटा, प्लाज्मिड क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जबकि प्लाज्मिड जो है उसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता। ये सर्कुलर डीएनए है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। कौन? प्लाज्मिड के बारे में कह रहा हूँ, नॉट हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक। इसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं इस्तेमाल होता। और चूंकि प्रोटीन नहीं है तो आपको बड़ा साफ सुथरा डीएनए मिलता है, ठीक है। इसीलिए फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नाम की टेक्निक है जिसको आप अच्छे से चैप्टर नंबर 9 ऑफ बुक 2 यानी इंटर के बुक में पढ़ेंगे। वहाँ पर नई जीन बनाने के लिए हम लोग इस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। मैं आ जाता हूँ इसकी डिटेल के अंदर। बेटा अगर मुझे ह्यूमन डीएनए पास करना हो, ह्यूमन डीएनए किसी सेल में पास करना हो, चलो और भी मैं इसको डिटेल में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पेनक्रियाटिक सेल को निकाल के मैं उससे मैं प्रोटीन बनवा लूँ। पेनक्रियाटिक सेल जो है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, तो मान लीजिए मैं वो बनवाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो पेनक्रियाटिक सेल का डीएनए है वो मैं शिफ्ट करूँ। मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकता। सर क्यों नहीं डाल सकते आप? क्योंकि जो ह्यूमन डीएनए होता है बेटा उसमें प्रोटीन जो है वो मिक्स होता है, एक बात। दूसरी बात, उसके कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। हम इन्हें कोडिंग कहते हैं एरिया, है ना। आप आगे चल के आप देखेंगे हम उनको एक्सॉन्स कहते हैं, और हम इंट्रॉन्स कहते हैं ऐसे पार्ट्स को कि जो कोड नहीं कर सकते, ठीक। तो जो कोड कर सकते हैं होंगे। हमारी आज की क्लास में इस स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया और अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ लेंगे। आज 6 या 5 लेक्चर्स अपलोड करेंगे ताकि आज आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा हो जाए। फिर उसके बाद 7, 8 में हम जाने के बाद हम लोग इंशाल्लाह फिज़िक्स की भी क्लासेस को शुरू कर देंगे साथ में ही साथ, ठीक।